नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ट्रंप ने कल 5 दिन का वॉर ब्रेक लिया और आज प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात। क्या ट्रंप ईरान से जंग में फंस चुके हैं या फिर जंग से बाहर निकलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांग रहे हैं? सवाल यह भी कि क्या हॉर्मुज पर ईरान के रवैये से दुनिया के साथ साथ भारत भी परेशान है और क्या इस मौके का फायदा अमेरिका उठाना चाहता है और पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ करना चाहता है? क्या ट्रंप ने ये 5 दिन विश्व की बड़ी शक्तियों को अपने साथ करने और ईरान पर बड़े अटैक के लिए लिए या फिर इन 5 दिनों में ट्रंप अपने बयानों के जरिए ईरान की सेना, ईरान के सुप्रीम लीडर्स, ईरान के सियासतदान और वहां की IRGC में फूट डालना चाहते हैं? पूरी दुनिया इन 5 दिन में होने वाले वैश्विक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, लेकिन ट्रंप की नजर भारत पर टिकी है और भारत की नजर शांति स्थापित करने पर। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि आने वाला वक्त और चुनौतीपूर्ण हो सकता है और कोरोना काल का जिक्र करना क्या देश को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए था? आज आपको बताएंगे ट्रंप का क्या है मिशन 5 डेज और फूट डालो राज करो की नीति। लेकिन इस सब के बीच क्या वाकई में हॉर्मुज खुलेगा, जंग रुकेगी? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। फोन पर इस वॉर के बारे में चर्चा हुई और साथ में हॉर्मुज पर जो ब्लॉकेज है उसको कैसे दूर किया जाए इसको लेकर बातचीत। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर जो बात हुई वो इस वॉर के दौरान पहली मर्तबा है जब बात हो रही है। इस बातचीत में मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। खासतौर पर हॉर्मुज को खुला रखने की जरूरत पर गंभीरता से विचार किया गया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर की तरफ से जानकारी दी गई। गौर ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात और समुद्री सुरक्षा पर फोकस रहा है। दोनों नेताओं ने माना कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य का खुला रहना बेहद जरूरी ताकि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति बाधित ना हो। इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कंफर्म किया कि उनकी ट्रंप से बातचीत हुई है, ट्रंप ने उनको फोन किया है, क्योंकि अमूमन ट्रंप जो बयान देते हैं वो गंभीरता से तब तक नहीं लिए जाते जब तक कि दूसरी तरफ से भी कंफर्मेशन ना हो। मसलन जैसे ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ 2 दिन से बातचीत चल रही है और ईरान में कोई नेता ये कहने को तैयार ही नहीं कि बातचीत हो रही है, लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी ने कंफर्म किया कि हाँ बातचीत हुई। और उन्होंने पोस्ट करके क्या कुछ लिखा है जरा देखिए। उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि मुझे राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का उपयोगी आदान प्रदान हुआ। भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य का खुला, सुरक्षित और सुलभ रहना पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। हमने शांति और स्थिरता के प्रयासों के संबंध में संपर्क में रहने की सहमति जताई है। क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के साथ बातचीत क्या जलडमरू मध्य पर अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा जिसमें वो बड़े नेताओं का समर्थन, बड़े देशों का समर्थन चाहता है? क्योंकि इन सब के बीच में हॉर्मुज के अंदर भारत के टैंकर्स को, भारत के जहाजों को दिक्कत नहीं है। शिवालिक के साथ जो शुरुआत हुई वो अभी तक जारी है और हॉर्मुज पार कर भारत की तरफ LPG के टैंकर अभी भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि पाइन गैस LPG करियर के हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की तस्वीर सामने आई। जगबसंत और पाइन गैस नाम के 2 भारतीय LPG टैंकर जिनमें कुल 92,612.59 मीट्रिक टन LPG है, सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से गुजरते हुए भारत की तरफ बढ़ रही है। जगबसंत पर 33 और पाइन गैस पर 27 भारतीय नाविक सवार हैं। दोनों जहाज अब भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके 26 से 28 मार्च 2026 के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की संभावना है। तो ऐसा नहीं कि हॉर्मुज भारत के लिए नहीं खुला है, यकीनन भारत के लिए खुला है, लेकिन वहां ट्रैफिक कंजेक्शन इतना ज्यादा है कि वहां से भारतीय जहाजों को निकलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है, जबकि ईरान बाकी जहाजों के निकलने पर टोल वसूल रहा है। भारत टोल भी नहीं दे रहा है।
हॉर्मुज पार करने पर ना तो भारत टोल दे रहा है और ना ही भारतीय जहाजों को रोका जा रहा है, लेकिन जो जहाज वहां फंसे हुए हैं उसके पीछे की वजह क्लियरेंस नहीं है, उसके पीछे की वजह है वहां ट्रैफिक कंजेक्शन। लेकिन जरा देखिए, हम 2 जहाज का जिक्र करें जबकि 6 एलपीजी जहाज रवाना होने के लिए तैयार है और हॉर्मुज पार करते समय ईरान की तरफ से कोई टोल नहीं लिया जा रहा। यह बयान राजेश कुमार सिन्हा ने दिया है, जो कि विशेष सचिव हैं पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के। उन्होंने कहा है कि 6 एलपीजी के जहाज हॉर्मुज से रवाना हो रहे हैं, कोई टोल नहीं दे रहे हैं। यानी कि भारत के साथ ईरान के रिश्ते न सिर्फ मजबूत है बल्कि हॉर्मुज में भारत को समस्या नहीं है। उसके बावजूद किल्लत है। किल्लत इसलिए क्योंकि गैस की सप्लाई बाधित हुई है, किल्लत इसलिए क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस हाई हुए हैं और इसीलिए मिडिल ईस्ट संकट का भारत पर असर है। प्रधानमंत्री मोदी उसका जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन सेक्टर वाइज जरा समझ लीजिए कि कहां कितना असर है। उसके बाद आपको बताएंगे कि ट्रंप की 5 डे पॉलिसी क्या है और फूट डालो राज करो की नीति क्या है और क्या भारत के बिना अमेरिका इस जंग में असहज महसूस कर रहा है। जो भारत पर सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो तेल और ऊर्जा का है, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। इसमें से 60 से 65% पश्चिम एशिया से आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और यह भारत के 22 जहाज फंसे हैं। तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में $15 से $20 प्रति बैरल का इजाफा हुआ, लेकिन भारत सरकार ने इसको कंट्रोल किया और आम आदमी पर इसका भार पड़ने नहीं दिया। वही भारतीयों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम एशिया में 80 से 90 लाख भारतीय काम करते हैं। यहां से करीब 3,75,000 लोगों को सुरक्षित भारत लौटाया गया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनका व्यापार वहीं है। उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए इस जंग में, ये भारत का एक मजबूत पक्ष भी है और चुनौती भी है और समस्या भी, जिसके समाधान के लिए वो ईरान से भी बात कर रहा है और अमेरिका से और इजराइल से भी। आम आदमी पर महंगाई क्या वाकई में, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ी, 60 रुपये बढ़े। इसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2.5 रुपये बढ़े। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डीजल के दाम 22 रुपये बढ़े। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई। सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो रोजमर्रा के सामान महंगे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र भी किया है कि आने वाले वक्त में और चुनौतियां हो सकती है। इसके अलावा जो विदेश से आने वाला पैसा है, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, वो भी एक चुनौती है, क्योंकि भारत को सालाना 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रेमिटेंस आता है और इसका 50% गल्फ कंट्रीज से आता है। संकट बढ़ा तो भारतीयों की नौकरी और इनकम प्रभावित होगी और देश में विदेश से कम पैसा आएगा और यह भी भारत को एक नुकसान है। इसके अलावा व्यापार और शिपिंग, क्योंकि भारत का $100 बिलियन व्यापार इस क्षेत्र से जुड़ा है, जो युद्ध के कारण प्रभावित हो रहा है। अगर रेड सी स्वेज रूट बाधित होता है तो शिपिंग लाइन 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है और उससे जो लागत है वो बढ़ेगी और एंड ऑफ द डे चीजें महंगी होंगी। लेकिन इन सब के बीच में ईरान हॉर्मुज को भारत के लिए ओपन कर चुका है, कोई टोल नहीं ले रहा है और ईरान अब भारत को कह भी रहा है कि आप हमारे साथ तेल खरीद लीजिए, हमसे तेल खरीद लीजिए। खुला ऑफर दिया गया है। क्या भारत ऐसा करेगा? क्योंकि ईरान ने भारत को फिर से तेल खरीदने का ऑफर दिया है, जिस पर भारत ने एक दांव चला है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में से जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है, लगातार तेजी देखी गई। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतें $113 प्रति बैरल पहुंची, जबकि इसके बाद जैसे ट्रंप ने 5 दिन का नो अटैक वाला ऐलान दिया, उसके बाद इसमें गिरावट भी नजर आई। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस 3.30% चढ़कर एक बार फिर से $103 के आसपास पहुंचा। अमेरिका ने कच्चे तेल के दाम को कम रखने के लिए रूसी तेल, उसके बाद ईरानी तेल को खरीदने के लिए प्रतिबंध हटा दिया और समुद्र में मौजूद ईरानी तेल को खरीदने की छूट दी गई। इस कारण भारत समेत कई देशों ने कच्चे तेल को खरीदने की दिलचस्पी दिखाई है और क्या इससे हमारी जो क्रूड ऑयल की किल्लत है वो कम होगी? क्योंकि मानकर चलिए अगर ईरान से हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं तो फिर हॉर्मुज में फंसने की तो समस्या ही नहीं है। आपको इस वेटिंग का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा जो फिलहाल है। और भारत, कमाल की बात देखिए, जहां पूरी दुनिया यह कह रही है कि पेट्रो डॉलर इकोनॉमी की वजह से अमेरिका अटैक कर रहा है, भारत कह रहा है कि रुपए में पेमेंट करेंगे। भारत ने ईरानी तेल खरीदने के लिए एक बड़ा दांव चला है। व्यापारी और ईरानी नेशनल ऑयल कंपनी, जिसे वहां NIOC कहते हैं, डॉलर में भुगतान की मांग कर रहे हैं। भारत ने रुपए में तेल खरीदने की बात कह दी। इस पर ईरान के कुछ व्यापारी
रुपए में भुगतान स्वीकार करने को भी तैयार हो गए। आपको बता दें कि रूस से भारत डॉलर की तुलना में लोकल करेंसी में व्यापार करता है, यानी कि भारत से रूस जो खरीदता है वो इंडियन करेंसी में, और इंडिया जो वहां बेचता है वो एक तरीके से वहां की करेंसी में, और वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होती है, उसमें डॉलर का इस्तेमाल नहीं होता। और क्या वाकई में ईरान भी उसी का हिस्सा बन रहा है? भारत में समाधान भी तलाशे कर, क्योंकि आपदा अगर आई है तो आपदा कुछ वक्त के बाद फिर आ सकती है। तो क्या भारत ने उस आपदा के बीच में अवसरों को तलाशा जिनकी तरफ शायद अभी तक हम ध्यान नहीं दे रहे? जरा देखिए हमने किस किस तरफ ध्यान दिया है। सबसे पहले हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान को और जोर से तेज कर दिया है। इसके अलावा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को तलाशा जा रहा है। मजबूत घरेलू उत्पादन पर हमारा पूरा फोकस है। अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या है? अगर इसको हम एक एक करके समझे, आत्मनिर्भर भारत अभियान का मतलब क्या है? भारत की जो रिफाइनरीज हैं, भारत का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है, भारत का जो एलपीजी प्रोडक्शन है, भारत का जो खाद यूरिया बनाने का प्रोडक्शन है, उसमें हमने इजाफा किया है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की तरफ हम गए हैं, जैसे कि हम 2070 तक नेट जीरो की तरफ जाने वाले हैं, नेट जीरो की तरफ जाने वाले हैं। और हमने सोलर ऊर्जा में एक बड़ी तरक्की की है, जिसमें अगर सिर्फ राजस्थान की बात कर दी जाए तो 50 गीगावाट के आसपास का टारगेट हम 2030 के लिए लेकर चल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे घरेलू उत्पाद हैं उसको भी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी एक दौर में चाइना पर बहुत ज्यादा थी, लेकिन कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके लिए हमने डिपेंडेंसी को कम किया है और भारत के अंदर उसे शुरू किया है। बिल्कुल ऐसे ही भारत यहां भी लोकल उत्पादन के साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और हर बार हमने देखा है कि जब जब संकट आया है भारत उससे उभरा है और अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, और यही भारत की ताकत है। लेकिन तेल और गैस संकट में भारत कितना तैयार हो चुका है? भारत ने क्या हासिल किया है, जरा इसको भी समझिए। ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया पर तेल और गैस का संकट पैदा कर दिया, लेकिन भारत सरकार ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है। सरकार ने आंकड़े जारी कर बताया कि देश में तेल और एलपीजी का कितना भंडार है। इसके अलावा घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। देश भर में इसकी निगरानी के लिए भी बाकायदा तंत्र बनाए गए हैं। देश में रोजाना घरेलू एलपीजी सिलेंडर की औसत मांग 55 लाख प्रतिदिन है। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 84% से बढ़कर 93% हो गई है, जबकि पैनिक बुकिंग कम हुई है। 13 मार्च को लगभग 89 लाख से घटकर पैनिक बुकिंग 19 मार्च को 55 लाख पर आ गई। फिलहाल घरेलू एलपीजी सप्लाई स्थिर है और कहीं भी ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुई। घरेलू एलपीजी उत्पादन ईरान युद्ध से पहले की तुलना में लगभग 40% बढ़ चुका है। शहरी क्षेत्रों के कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं से पीएनजी पर स्विच किया जा रहा है। मार्च 2026 में 3.5 लाख से ज्यादा घरेलू और कमर्शियल पीएनजी कनेक्शन शुरू किए गए। राज्यों को 48,000 किलो लीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया गया। वहीं कोयला मंत्रालय ने राज्यों को कोयले का आवंटन बढ़ाया। ये भारत के वैकल्पिक व्यवस्थाएं, और ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं भारत को मजबूत कर रही हैं, क्योंकि भारत को अगर आत्मनिर्भर होना है तो फिर डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर जोर दिया, फोकस किया। आज हमारी रिफाइनरी 100% क्षमता के साथ काम कर रही है। उनसे एलपीजी प्रोडक्शन लगभग 28% ज्यादा है। हमने खाद यूरिया का फिलहाल जो स्टॉक है वो बीते साल के मुकाबले 33 से 34% ज्यादा किया हुआ है। ये भारत की ताकत है और भारत इस तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसलिए संसद से प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की अपील की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच शांति की अपील की। संसद में अपनी बात रखते हुए उन्होंने इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह किया और कहा कि भारत का प्रयास सभी पक्षों को शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संकट का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। हमारे प्रयास तनाव कम करने और संघर्ष समाप्त करने की दिशा में है। भारत हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में आवाज उठाता रहा है। बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। लेकिन जो शायद ये समझ रहे हैं कि संकट बहुत बड़ा नहीं है। 23-24 दिन की इस जंग में दुनिया ने बहुत कुछ नहीं देखा।
उन्हें इस संकट की तुलना 1970 के तेल संकट से करनी चाहिए, क्योंकि 1970 का जो तेल संकट था, वर्तमान स्थिति उससे भी ज्यादा गंभीर है। और क्यों गंभीर है जरा देखिए, और इसको लेकर कौन बयान दे रहे हैं। मौजूदा एनर्जी संकट 1970 के दशक के तेल संकटों से भी कहीं ज्यादा गंभीर है। फातिह बेरोल, कार्यकारी निदेशक इंटरनेशनल एनर्जी, वो कह रहे हैं कि 1970 से बड़ा संकट अभी पैदा हो चुका है। दरअसल 1970 के दशक में 2 बड़े तेल संकटों के दौरान दुनिया ने कुल मिलाकर लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन की सप्लाई खो दी थी। बेरोल के अनुसार आज की स्थिति में दुनिया पहले ही 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन का नुकसान झेल रही है। यानी आज का संकट पिछले 2 बड़े ऐतिहासिक संकटों के योग से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसका असर भी दिखाई दिया। इसका असर दिखाई दिया फिलीपींस के अंदर, जहां ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया। और यह एशिया के लिए एक अलार्म है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब एशिया तक पहुंचने लगा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्नांड मार्कोस ने देश में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया। राष्ट्रपति ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण देश की ईंधन सप्लाई और ऊर्जा स्थिरता पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। भारत के साथ ऐसी समस्या नहीं, भारत के साथ बिल्कुल ऐसी समस्या नहीं। लेकिन क्या वाकई में ट्रंप का बयान फूट डालो राज करो की नीति के साथ है? आपको ध्यान होगा ट्रंप ने क्या बयान दिया था। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के ऊर्जा ढांचे पर 5 दिन तक हमले नहीं किए जाएंगे। ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है और इसमें एक बेसम्मानित ईरानी अधिकारी शामिल है। अब इंटरेस्टिंग यह है कि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि बातचीत किसके साथ चल रही। और इंटरेस्टिंग यह है कि इसके बाद अमेरिका ही कह रहा है कि ईरान को बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है। अमेरिका ने बातचीत के लिए ईरान को मध्यस्थ देशों के जरिए प्रस्ताव भेजा है। सीबीएस न्यूज से बातचीत में ईरान के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने मध्यस्थ देशों के जरिए संदेश भेजा है। अधिकारी के मुताबिक अमेरिका की तरफ से कुछ पॉइंट्स भेजे गए हैं, जिनकी फिलहाल ईरान की तरफ से समीक्षा की जा रही है। अब आप सोचिए जरा, ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत 2 दिन से चल रही है। अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं कि अभी प्रस्ताव भेजा गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि उन्होंने शर्तें भेजी हैं, जबकि इससे उलट ईरान अमेरिका को शर्तें भेज रहा है और उसने खुले तौर पर 6 बड़ी शर्तें रखी है। अमेरिका क्या इनको मान पाएगा? समझने के लिए जरा शर्तें समझिए। ईरान कह रहा है कि ईरान, लेबनान और इराक में एक साथ युद्ध विराम हो, ईरान के खिलाफ दोबारा हमले ना होने की गारंटी दी जाए, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने की मांग की गई है, मिसाइल कार्यक्रम पर किसी बातचीत में कोई मोल भाव नहीं होगा, यह कहा गया है। इजराइल का मुकाबला करने में उसकी रक्षात्मक प्रकृति को देखते हुए यह कार्यक्रम बिना किसी बदलाव के और युद्ध विराम की स्थिति में और ज्यादा तेजी से जारी रहेगा। अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमलों को देखते हुए ईरान एक नई परमाणु नीति बनाएगा और अमेरिका बीच में नहीं आएगा। इसके लिए ईरान संवर्धन गतिविधियां भी जारी रखेगा और अमेरिका विरोध नहीं करेगा। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के लिए एक कानून ढांचा बनाए जाने की मांग की है। ईरान के प्रति दुश्मनी वाला रवैया रखने वाले मीडिया हस्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी इसमें शामिल की गई है। अब सोचिए, क्या अमेरिका इनको मानेगा? और अगर अमेरिका मान लीजिए मान ले इनको, तो इस जंग में अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आएगा। अब जरा सिनेरियो को फिर समझिए। ट्रंप कह रहे हैं कि 2 दिन से बातचीत चल रही है। ट्रंप के अधिकारी कह रहे हैं कि मसौदा भेजा गया बातचीत का, उसमें शर्तें दी गई हैं। ईरान कह रहा है कि शर्त हम दे रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इनके बीच में मुस्तफा आज बयान देते हैं कि खमेनी से बातचीत को तैयार, और ट्रंप कहते हैं कि मुस्तफा से बातचीत नहीं करते। क्या वाकई में ट्रंप फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहे हैं? क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार। खमेनी ने युद्ध को ईरान की शर्तों के अनुसार जल्द खत्म करने पर सहमति जताई। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से जानकारी दी कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी ने वार्ता के लिए अनुमति दे दी है। तो ट्रंप किससे बात कर रहे हैं? क्या ट्रंप किसी और सियासतदान से बात कर रहे हैं? क्या ट्रंप IRGC के किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं? और क्या ईरान के अंदर, क्योंकि वर्तमान में कोई घोषित सुप्रीम लीडर नहीं है, उसी का फायदा ट्रंप उठा रहे हैं?
क्योंकि ईरान में बिना सुप्रीम लीडर या IRGC की मंजूरी के कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। लेकिन ट्रंप का रियल लीडर वाला बयान और गालिबफ जैसे IRGC बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को सामने लाना साफ संकेत दे रहा है अमेरिका ईरान के अंदरूनी पावर स्ट्रक्चर में दरार डालने की रणनीति अपना रहा है। ट्रंप ने हमले की डेडलाइन बढ़ा दी और कहा कि दोनों तरफ डील की इच्छा है। ऐसे में सवाल बरकरार है कि क्या ये सिर्फ बाजार को शांत करने का नैरेटिव या सच में कोई बैक चैनल काम चल रहा है। अगर गालिबफ दरअसल वहां के संसद के अध्यक्ष हैं। अगर गालिबफ या कोई और IRGC से जुड़ा नेता ट्रंप के जाल में फंसा दिखा तो तेहरान के अंदर हलचल और बढ़ सकती है। अभी तो ईरान एकजुटता का दावा कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की मिस्ट्री डिप्लोमेसी सुप्रीम लीडर, सरकार और IRGC के बीच फूट डालने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि अगले कुछ दिनों के इंतजार के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि ट्रंप जो कह रहे हैं क्या वाकई में वो हो रहा है, क्योंकि ट्रंप जो कहते हैं वो होता नहीं है और उसकी आड़ में जो होता है वो दुनिया के लिए सही नहीं होता और इसीलिए इसके दुष्परिणाम अभी और बढ़ सकते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। मिडिल ईस्ट जंग के वैश्विक दुष्परिणाम क्या है, जरा एक बार देख लीजिए। वैश्विक अस्थिरता और बढ़ेगी, तेल और ऊर्जा संकट और बढ़ जाएगा, सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी, महंगाई का खतरा मंडराने लगेगा और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी आज कर रहे हैं। इसलिए ट्रंप क्या कह रहे हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारत कितना तैयार है और जो हॉर्मुज भारत के लिए खुला है उसके जरिए हम अपने व्यापार को कितना बढ़ा सकते हैं बिना युद्ध की आंच में फंसे हुए। जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी ये ट्रंप को ही तय करना है, ना इजराइल ना ईरान को, क्योंकि ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं होगा और इजराइल वॉर को रोकेगा नहीं। तो ट्रंप क्या वाकई में मध्यस्थता के जरिए इस जंग को खत्म कर सकते हैं या सिर्फ 5 दिन का वक्त ईरान के अंदर फूट डालने और ईरान पर एक बड़ा इंपैक्ट डालने से पहले वैश्विक स्तर पर अघोषित मंजूरी से जुड़ा है, क्योंकि ट्रंप लगभग सभी राष्ट्राध्यक्षों को फोन कर रहे हैं और स्थिति के बारे में बता रहे हैं, मानो उनसे अप्रूवल ले रहे हो कि ईरान पर एक बड़ा हमला कैसे किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।